हेलो प्यारे दोस्तों। आज हम रूह का सौदा एक रोमांटिक प्रेम कहानी का दूसरा भाग लेकर आ गए हैं। तो चलिए आज की कहानी को शुरू करते हैं। रणविजय ने आगे बढ़कर उसके माथे को बहुत ही गहराई से चूमा और फुसफुसाया, तैयार रहो मन्नत, 3 दिन बाद तुम पूरी तरह से मेरी हो जाओगी। वह घूमा और अपने भारी कदमों के साथ हॉल से बाहर निकल गया। मन्नत वहीं जमीन पर बैठ गई और उसके पैर की वह सोने की पायल उसकी इस मुकम्मल हार पर जैसे हंस रही थी। 3 दिन बाद शेखावत मैंसन का विशाल आंगन आज सुबह से ही सफेद और पीले गेंदों के फूलों से सजा हुआ था। हवा में महंगे इत्र की तेज खुशबू फैली हुई थी, लेकिन इस पूरी आलीशान रौनक के पीछे एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो किसी भी इंसान की रूह को कपा दे। मैंसन के किसी भी कोने में शादी की वो पारंपरिक हंसी मजाक या खुशियां नहीं थी, क्योंकि यह कोई आम शादी नहीं थी। यह शहर के सबसे बड़े, सनकी और ताकतवर अरबपति का अपनी पसंद की लड़की पर मुकम्मल कब्जा करने का एक खौफनाक जश्न था। आज मन्नत और रणविजय की हल्दी की रस्म तय की गई थी। मन्नत अपने कमरे में किंग साइज बेड के बिल्कुल कोने में सिमटी बैठी थी। उसने पीले रंग का एक बेहद साधारण सूती सूट पहन रखा था। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें पिछले कई दिनों से लगातार रोने की वजह से सूज कर लाल हो चुकी थी और उसके गोरे गालों का रंग पूरी तरह उड़ चुका था। वह 5 फीट 4 इंच की नाजुक सी लड़की इस वक्त एक ऐसे पिंजरे में बंद थी जिसकी सलाखों ने भले ही सोने की थी, लेकिन उनका दर्द किसी फौलाद से भी ज्यादा तीखा था। उसने अपने घुटनों तक लंबे घने काले बालों को खुला छोड़ रखा था, जो उसके उदास चेहरे पर बिखर कर उसकी बेबसी को और ज्यादा बयां कर रहे थे। तभी कमरे के भारी सागौन के दरवाजे का डिजिटल लॉक एक बार फिर गूंजा। बीप, क्लिक। मन्नत ने अपना सिर ऊपर नहीं उठाया। वह बहुत अच्छे से जानती थी कि इस भारी रौबदार और सधे हुए कदमों की आहट इस पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान की हो सकती है। रणविजय कमरे के अंदर दाखिल हुआ। 6 फीट 2 इंच की उसकी लंबी चौड़ी और मस्कुलर कद काठी आज एक कस्टमाइज्ड सिल्क के पीले कुर्ते में और भी ज्यादा आकर्षक लग रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखों में मन्नत को इस रूप में देखकर एक अजीब सी मदहोशी दीवानगी और कशिश तैर गई। वह धीरे धीरे मन्नत के पास आया और बिना कोई आवाज किए उसके घुटनों के पास फर्श पर ही बैठ गया। उसने मन्नत के उस गोरे और नाजुक दाहिने पैर को अपने मजबूत फौलादी हाथों में लिया, जिसमें वह सोने की भारी ट्रैकर पायल चौबीसों घंटे बंधी रहती थी। रणविजय ने अपनी लंबी उंगलियों से उस पायल को बहुत नजाकत से छुआ, जैसे वह कोई कीमती खिलौना हो, और फिर मन्नत के उदास चेहरे की तरफ देखा। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो मन्नत। रणविजय की आवाज में एक मखमली कशिश और धीमापन था, जो मन्नत के कानों में किसी धीमे जहर की तरह घुला। बस 3 दिन और फिर तुम्हें इस कमरे में इस तरह छुप कर रोने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम पूरे हक से इस पूरे मैंसन की मालकिन बनकर मेरे साथ रहोगी। मन्नत ने नफरत से अपनी आंखें बंद कर ली और अपना चेहरा पूरी दूसरी तरफ घुमा लिया। मालकिन, तुम इसे शादी कहते हो रणविजय? यह कोई शादी नहीं है, यह एक सौदा है जो तुमने मेरी बीमार माँ की जिंदगी को दांव पर लगाकर मुझसे जबरदस्ती किया है। इस हल्दी के पीले रंग में मुझे कोई खुशी नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी दी हुई नफरत और तुम्हारी सनक दिखाई दे रही है। रणविजय के चेहरे की वो मखमली मुस्कान एक पल के लिए गायब हो गई, लेकिन उसने अपने गुस्से पर काबू रखा। वह अपनी जगह से खड़ा हुआ और बेड की साइड टेबल पर रखे चांदी के बड़े कटोरे को उठाया, जिसमें ताजी पिसी हुई हल्दी रखी थी। नफरत हो या मोहब्बत मन्नत, तुम्हारी जिंदगी में जो कुछ भी है उस पर सिर्फ और सिर्फ रणविजय सिंह शेखावत का नाम लिखा होगा। उसने बहुत ही शांत लेकिन बेहद भारी आवाज में कहा। वह मन्नत के बिल्कुल करीब बेड पर बैठ गया। उसने चांदी के चम्मच से थोड़ी सी हल्दी ली और अपनी लंबी उंगलियों पर लगाई। जैसे ही उसने मन्नत के गोरे और मासूम गाल पर अपनी उंगलियां रखनी चाही, मन्नत के अंदर की सुलगती नफरत अचानक बगावत बनकर बाहर आ गई। उसने झटके से रणविजय का हाथ पीछे ढकेल दिया। छपाक! रणविजय के हाथ से वह चांदी का कटोरा छूटकर नीचे फर्श पर गिर गया और सारी हल्दी इटालियन मार्बल पर बिखर गई।
कमरे के अंदर जैसे हवा का चलना भी बंद हो गया। दरवाजे के बाहर खड़े पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड्स ने डर के मारे अपनी सांसें रोक ली। वे बहुत अच्छे से जानते थे कि उनके बॉस का गुस्सा इस मैंसन को पल भर में शमशान बना सकता है। रणविजय ने नीचे बिखरी हुई हल्दी को देखा। उसकी आंखें पल भर में गुस्से से पूरी तरह लाल हो गई और उसके चेहरे की नसें बुरी तरह तन गई। उसने बिजली की फुर्ती से मन्नत की दोनों कलाइयों को अपनी एक ही फौलादी गिरफ्त में लिया और उसे बेड पर पीछे की तरफ जोर से धकेल दिया। मन्नत का नाजुक शरीर बेड की बैक रेस्ट से जाकर टिका और रणविजय पूरी तरह उसके ऊपर हावी हो गया। दोनों के बीच हवा का गुजरना भी नामुमकिन था। तुम्हारी इस बगावत का अंत बहुत बुरा होगा मन्नत। रणविजय की आवाज में एक खौफनाक दहाड़ थी जो मन्नत के चेहरे को झुंझला रही थी। उसकी आंखें इस वक्त किसी शिकारी जैसी लग रही थी। मैंने तुम्हें बहुत प्यार से छूने की कोशिश की और तुमने मेरा हाथ झटक दिया। क्या तुम भूल गई हो कि तुम किसके सामने खड़ी हो? क्या तुम चाहती हो कि मैं अभी इसी वक्त फ़ोन करूं और तुम्हारी माँ के वेंटिलेटर का प्लग हमेशा के लिए निकलवा दूं? नहीं, नहीं, प्लीज़ नहीं। मन्नत खौफ से अंदर तक कांप उठी। उसकी आंखों से आंसुओं का एक नया सैलाब बह निकला। वह अपनी कलाइयों को उसकी फौलादी पकड़ से छुड़ाने के लिए पागलों की तरह छटपटाने लगी, लेकिन रणविजय की पकड़ फौलाद जैसी अटूट थी। रणविजय, मैं भीख मांगती हूँ तुमसे, मेरी माँ को कुछ मत करना। मुझे जो सजा देनी है दो, मुझे मार डालो, लेकिन मेरी माँ को बख्श दो। मन्नत की यह बेबसी और उसके मासूम आंसुओं ने रणविजय के उस खौफनाक गुस्से को अचानक शांत कर दिया, लेकिन उसकी आंखों का पागलपन कम नहीं हुआ। उसने फर्श पर गिरी हुई हल्दी में से थोड़ी सी हल्दी अपनी उंगली के पोल पर ली। उसने मन्नत की दोनों कलाइयों को अपने एक हाथ से कसकर दबाए रखा और अपने दूसरे हाथ की हल्दी से मन्नत के दोनों गोरे गालों पर, उसकी नाजुक गर्दन पर और उसके माथे पर जबरदस्ती हल्दी रगड़ दी। उसकी पकड़ इतनी सख्त और बेरहम थी कि मन्नत की गोरी त्वचा पर लाल लाल निशान पड़ने लगे। यह हल्दी इस बात की गवाह है मन्नत कि तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी रूह, तुम्हारी ये सांसें, तुम्हारा यह पूरा जिस्म, सब कुछ अब रणविजय की जागीर है। उसने मन्नत के कांपते होठों के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाया। उसकी गर्म और शिकार की महक से भरी सांसें मन्नत की सांसों में जबरन घुल रही थी। मन्नत ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। वह अपनी माँ की सलामती की खातिर इस घोर अपमान और इस जहरीली पजेसिवनेस को चुपचाप सहने पर मजबूर थी। उसका स्वाभिमान इस वक्त रणविजय के अहंकार के सामने पूरी तरह से लहूलुहान हो चुका था। रणविजय ने मन्नत की कलाइयों को अपनी पकड़ से आज़ाद किया। उसने बहुत नजाकत से मन्नत के चेहरे पर बिखरे हुए लंबे बालों को पीछे किया और उसकी बंद रोती हुई आंखों को धीरे से चूम लिया। तैयार रहो जान। ठीक 3 दिन बाद तुम लाल जोड़े में मेरी दुल्हन बनोगी और उस दिन यह बगावत तुम्हारी इन खूबसूरत आंखों में नहीं होनी चाहिए, सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए। वह उठा, अपनी शर्ट और बिखरे हुए बालों को ठीक किया और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते दरवाजे के फिर से ऑटो लॉक होने की क्लिक आवाज गूंज उठी। मन्नत उस बेड पर अकेली पड़ी पड़ी अपने गालों और गर्दन पर लगी उस जबरन हल्दी को अपनी कांपती उंगलियों से पोंछने की कोशिश करने लगी, लेकिन वह पीला रंग उसकी तकदीर की तरह गाढ़ा हो चुका था जो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा था। वह तकिए में मुंह छुपाकर सुबक सुबक कर रोने लगी। हल्दी के उस खौफनाक ड्रामे को बीते अभी कुछ ही घंटे हुए थे, लेकिन शेखावत मैंसन का माहौल पल पल और भारी होता जा रहा था। दोपहर की तीखी धूप अब पूरी तरह ढल चुकी थी और पूरे मैंसन को हजारों मद्दम पीली लाइटों से सजा दिया गया था। हॉल में धीमी आवाज में शहनाइयों का संगीत गूंज रहा था जो मन्नत के कानों में किसी उत्सव की तरह नहीं बल्कि किसी गहरे मातम की तरह लग रहा था। मैंसन के मुख्य लिविंग रूम में आज मन्नत की मेहंदी की रस्म की तैयारी की गई थी। मन्नत अपने कमरे में विशाल शीशे के सामने बैठी थी। उसने हरे रंग का एक बेहद कीमती और भारी रेशमी लहंगा पहना हुआ था जिसे रणविजय के पर्सनल डिजाइनर्स ने खास तौर पर तैयार किया था। लहंगे की भारी और घनी कढ़ाई मन्नत के नाजुक कंधों पर एक भारी बोझ जैसी लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखें अब भी दोपहर के रोने के कारण सूजी हुई थी और उसके गोरे गालों पर उस जबरन हल्दी के लाल निशान अब भी हल्के हल्के दिखाई दे रहे थे। वह अपनी कांपती उंगलियों से अपनी कलाई पर बंधी
सफेद पट्टे को छू रही थी जहां रात की चूड़ियों के घाव अब भी सुलग रहे थे। तभी कमरे के भारी सागौन के दरवाजे का डिजिटल लॉक एक बार फिर भारी आवाज के साथ खोला। बीप क्लिक। दो लेडीज डिजाइनर और एक मेहंदी लगाने वाली लड़की डरते डरते कमरे के अंदर दाखिल हुई। उनके ठीक पीछे ही रणविजय भी अंदर आया। उसने ब्लैक कलर का एक कस्टमाइज्ड पठानी सूट पहन रखा था जिसमें उसकी 6 फीट 2 इंच की लंबी चौड़ी कदकाठी और भी ज़्यादा अट्रैक्टिव और रौबदार लग रही थी। उसकी गहरी भूरी आंखों में इस वक्त एक अजीब सी जुनूनी चमक थी जो मन्नत को देखते ही और गहरी हो गई। शुरू करो। रणविजय ने कमरे के कोने में खड़े होकर अपनी भारी सर्द और अधिकारपूर्ण आवाज में हुक्म दिया। मेहंदी वाली लड़की ने डरते डरते मन्नत के सामने बैठकर उसकी गोरी हथेलियों को अपने हाथों में लिया। उसने मन्नत के हाथों पर बारीक और खूबसूरत डिजाइन बनाना शुरू कर दिया। मन्नत बिना किसी हलचल के एक बेजान बुत की तरह चुपचाप बैठी रही। उसकी हथेलियों पर रच रही हरी मेहंदी की तेज खुशबू से उसका दम घुट रहा था। वह बस शून्य में सामने की दीवार को देख रही थी जहां उसकी जिंदगी की आज़ादी के सारे रास्ते बंद होते नजर आ रहे थे। करीब 3 घंटे की लंबी मेहनत के बाद मन्नत के दोनों हाथ कोहनियों तक गहरी और खूबसूरत राजस्थानी मेहंदी से सज चुके थे। मेहंदी वाली लड़की ने अपनी कीप को रोका और कांपते हुए रणविजय की तरफ देखा जो पूरे समय बिना अपनी पलकें झपकाए सिर्फ मन्नत के ही चेहरे को ताक रहा था। सर, डिज़ाइन पूरा हो गया है। मैडम के हाथ में आपका नाम कहाँ लिखना है? लड़की ने बेहद धीमी और अदब भरी आवाज़ में पूछा। तुम सब इसी वक्त बाहर जाओ। उसका नाम इस हाथ पर मैं खुद लिखूंगा। रणविजय ने अपनी शर्ट के बटन ठीक करते हुए ठंडे लहजे में कहा। डिजाइनर्स और वह लड़की तुरंत अपना सामान समेटकर कमरे से बाहर निकल गई और भारी दरवाज़ा एक बार फिर क्लिक की आवाज़ के साथ ऑटो लॉक हो गया। कमरे में अब सिर्फ रणविजय और मन्नत की भारी सांसों की आवाज़ें गूंज रही थी। रणविजय धीरे धीरे मन्नत के करीब आया। वह मन्नत के सामने रखी एक छोटी मखमली चौकी पर बैठ गया। उसने साइड टेबल पर रखी मेहंदी की कीप को अपने मजबूत हाथों में उठाया। उसकी आंखें इस वक्त मन्नत के चेहरे पर टिकी थी जो नफरत और गुस्से से अपनी नजरें उससे चुरा रही थी। अपने हाथ आगे करो मन्नत, रणविजय ने हुक्म दिया। उसकी आवाज़ में एक ऐसी कशिश थी जो मन्नत को अंदर तक कपा देती थी। मन्नत ने अपनी हथेलियों को झटके से पीछे खींच लिया। नहीं नहीं रणविजय, मैंने तुम्हारी माँ वाली शर्त मान ली है। मैं इस मैंसन में चुपचाप तुम्हारी कैद बनकर रहूंगी, लेकिन मैं अपने हाथों पर तुम्हारा नाम कभी नहीं लिखने दूंगी। मुझे नफरत है तुम्हारे इस नाम से और तुम्हारी इस सनक से। मन्नत की इस बगावत ने रणविजय के अंदर के सोए हुए शेर को एक बार फिर जगा दिया। उसके चेहरे की वो मखमली मुस्कान पल भर में गायब हो गई और उसकी आंखों में वही पुराना खौफनाक और पागलपन तैरने लगा। उसने बिजली की फुर्ती से मन्नत के दाहिने हाथ की कलाई को अपनी फौलादी गिरफ्त में लिया और उसे बेड की बैकरेस्ट से सटा दिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मन्नत के घाव पर बंधी पट्टी के अंदर एक बार फिर गहरा दर्द हुआ। मैंने कहा ना मन्नत, मुझे ना सुनने की आदत बिल्कुल नहीं है। रणविजय मन्नत के चेहरे के इतने करीब आ गया कि उसकी गर्म सांसें मन्नत के गुलाबी होठों को सुझला रही थी। तुम्हारी इन हाथों पर, तुम्हारी इस तकदीर पर और तुम्हारी हर एक आने वाली सांस पर सिर्फ और सिर्फ मेरा नाम लिखा होगा। क्या तुम भूल गई कि सिटी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 204 का रिमोट कंट्रोल अभी भी मेरे हाथों में है? रणविजय ने अपनी जेब से अपना फ़ोन निकाला और स्क्रीन पर हॉस्पिटल का लाइव फुटेज मन्नत के सामने कर दिया। स्क्रीन पर उसकी माँ सुमित्रा जी बेड पर बेहोश सोई हुई थी और उसके पास ही रणविजय के 2 गनमैन खड़े थे। अगर तुम्हारी यह जिद ऐसी ही चलती रही मन्नत, तो तुम्हारी माँ को यह मेहंदी देखने का मौका कभी नहीं मिलेगा। बोलो, क्या लिखना है इस हाथ पर? रणविजय ने फ़ोन को वापस जेब में रखते हुए बेहद क्रूरता से पूछा। मन्नत का पूरा वजूद इस जानलेवा धमकी के सामने एक बार फिर घुटने टेकने पर मजबूर हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं का एक और सैलाब बह निकला। वह अपनी माँ की सलामती की खातिर इस जहरीले कंट्रोल को अपमान को सहने के लिए मजबूर थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और अपना हाथ रणविजय की तरफ बढ़ा दिया। लिखो, जो लिखना है लिखो शैतान, लेकिन याद रखना यह नाम मेरे हाथ पर जरूर होगा, पर मेरे दिल में तुम्हारे लिए सिर्फ और सिर्फ नफरत ही रहेगी।
मन्नत ने सुबकते हुए कहा। रणविजय ने मन्नत की इस बात पर गुस्सा होने की बजाय एक गहरी संतोषजनक और जुनूनी हंसी हंसी। उसने मन्नत की गोरी और नाजुक हथेली के बिल्कुल बीचों बीच मेहंदी की कीप से बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिखना शुरू किया। रणविजय। वह बहुत तसल्ली से एक एक अक्षर को मन्नत की त्वचा पर उकेर रहा था, जैसे वह मन्नत की पूरी जिंदगी पर हमेशा के लिए अपना दावा ठोक रहा हो। नाम लिखने के बाद उसने मन्नत के हाथ को अपने होठों के करीब लाया और उसकी हथेली के ठीक ऊपर, जहां उसका नाम लिखा था, बहुत गहराई से चूम लिया। गीली मेहंदी की कुछ महक उसके होठों पर लग गई, लेकिन उसे इस बात की कोई परवाह नहीं थी। यह नाम अब तुम्हारी पहचान है मन्नत। 3 दिन बाद तुम पूरी दुनिया के सामने मेरी दुल्हन बनकर खड़ी होगी और उस दिन तुम्हारी यह नफरत भी मेरी इस दीवानगी के सामने हार जाएगी। रणविजय ने उसकी बंद आंखों पर अपनी उंगलियां फेरते हुए फुसफुसाया। वह उठा, अपनी शर्ट और बिखरे बालों को ठीक किया और बिना पीछे मुड़े कमरे से बाहर निकल गया। जाते जाते दरवाजे के फिर से लॉक होने की भारी आवाज आई। मन्नत उसी शीशे के सामने बैठी अपनी हथेली पर रचे उस कड़वे नाम को देखती रही, जो उसकी बर्बादी का सबसे बड़ा सबूत था। मेहंदी की उस कड़वी रात के बाद शेखावत मैंसन में शादी की अगली और सबसे बड़ी रस्म यानी संगीत का दिन आ चुका था। मैंसन के विशाल बैंक्वेट हॉल को आज पूरी तरह से सफ़ेद लिली और महंगे क्रिस्टल के झूमरों से सजाया गया था। देश के नामचीन बिजनेसमैन, राजनेता और मीडिया के लोग हॉल में आ चुके थे। चारों तरफ लाइटों की चकाचौंध और संगीत की गूंज थी, लेकिन मन्नत के लिए यह सब उसकी जिंदगी की नीलामी का एक तमाशा मात्र था। मन्नत अपने कमरे में बैठी आईने में खुद को देख रही थी। उसने गहरे नीले रंग का एक भारी डिजाइनर अनारकली सूट पहना हुआ था, जिस पर चांदी के तारों से बेहद खूबसूरती नक्काशी की गई थी। उसके घुटनों तक लंबे काले बाल आज कर्ल्स में उसकी पीठ पर बिखरे हुए थे। जब उसने अपने हाथों को देखा तो कल रात रची गाढ़ी लाल मेहंदी के बीचों बीच बड़े अक्षरों में लिखा रणविजय नाम चमक रहा था। मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी हथेलियों से अब भी उस जबरन नाम की महक आ रही थी, जो उसे अंदर तक झकझोर रही थी। तभी कमरे का डिजिटल लॉक एक बार फिर भारी आवाज के साथ खुला। मन्नत ने आईने में देखा, अंदर रणविजय अंदर आया था। 6 फीट 2 इंच का रणविजय आज डार्क ब्लू कलर के कस्टमाइज जोधपुरी सूट में किसी राजा की तरह रौबदार और खौफनाक हद तक हैंडसम लग रहा था। उसकी गहरी भूरी आंखें सीधे आईने में मन्नत के चेहरे से टकराई। वह मन्नत के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसकी चौड़ी छाती और मन्नत के नाजुक कंधों के बीच का अंतर आईने में साफ दिख रहा था। आज पूरा शहर मेरी मन्नत को देखने आया है। रणविजय ने मन्नत के बालों को अपने हाथों में लेते हुए बेहद धीमी और मखमली आवाज में कहा, बाहर मीडिया खड़ी है, मेरे बिजनेस पार्टनर्स हैं। मैं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे साथ नीचे उतरो तो तुम्हारे चेहरे पर यह उदासी नहीं, बल्कि एक खूबसूरत मुस्कान होनी चाहिए। मन्नत ने झटके से अपना चेहरा घुमाया और खड़ी हो गई। उसने नफरत से रणविजय की आंखों में देखा। मुस्कान? तुम मेरी रूह को कुचल कर मुझसे मुस्कुराने की उम्मीद कैसे कर सकते हो रणविजय? बाहर जो लोग आए हैं वे तुम्हारी दौलत देखने आए हैं। उन्हें नहीं पता कि तुम एक क्रिमिनल हो जिसने मुझे यहाँ बंधक बनाकर रखा है। रणविजय के चेहरे की नसें थोड़ी तन गई, लेकिन उसने मन्नत की कमर में अपना मजबूत हाथ डाला और उसे झटके से अपने सीने से सटा लिया। मैंने कहा ना मन्नत, मुझे तमाशा पसंद नहीं है। तुम्हारी ये नफरत सिर्फ इस कमरे की दीवारों तक रहनी चाहिए। बाहर तुम सिर्फ और सिर्फ रणविजय सिंह शेखावत की होने वाली पत्नी हो। अगर नीचे तुम्हारे चेहरे पर एक भी आंसू दिखा तो सिटी हॉस्पिटल से अभी इसी वक्त एक बुरी खबर तुम्हारे पास आएगी। मन्नत का पूरा शरीर इस धमकी से एक बार फिर कांप उठा। उसकी माँ की सांसें ही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी और रणविजय इस बात को बहुत अच्छे से जानता था। उसने बेबसी में अपना सिर झुका लिया और अपनी आंखों के आंसुओं को अंदर ही दबा लिया। चलो, रणविजय ने उसके ठंडे पड़ चुके हाथ को अपनी उंगलियों में लॉक किया और उसे कमरे से बाहर ले आया। जैसे ही दोनों ने सीढ़ियों से नीचे आलीशान हॉल में कदम रखा, हजारों कैमरों की फ्लैश लाइट्स उनके चेहरे पर चमक उठी। हॉल में मौजूद सभी मेहमानों की नजरें इस जोड़ी पर टिक गई। रणविजय के चेहरे पर एक विजेता का गुरूर था और मन्नत उसके बगल में एक बेजान मूर्ति की तरह
कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। उसके पैर की वह सोने की भारी ट्रैकर पायल हैवी लहंगे के नीचे छुपी हुई थी, लेकिन उसकी हर एक खनक मन्नत के दिल में चोट लग रही थी। रणविजय मन्नत को लेकर सीधे हॉल के बीचों बीच बने वीआईपी सोफे पर बैठा। तभी संगीत का मुख्य आकर्षक शुरू हुआ। रणविजय के बिजनेस पार्टनर्स और उनके परिवार के लोग स्टेज पर डांस कर रहे थे, लेकिन रणविजय का ध्यान सिर्फ मन्नत पर था। उसने जूस का ग्लास उठाया और मन्नत के होठों से लगा दिया। थोड़ा सा पी लो मन्नत, तुम सुबह से भूखी हो, उसने बहुत ही शांत लहजे में कहा, मानो वह दुनिया का सबसे केयरिंग पार्टनर हो। मन्नत ने बिना कोई विरोध किए जूस का एक घूंट पिया, क्योंकि वह जानती थी कि मना करने का अंजाम क्या होगा। तभी स्टेज पर बज रहा म्यूजिक अचानक बदल गया। एक बेहद रोमांटिक और धीमा गाना गूंज उठा। रणविजय सोफे से खड़ा हुआ और उसने मन्नत की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ाया। क्या मैं अपनी होने वाली पत्नी के साथ एक डांस कर सकता हूँ? पूरे हॉल की निगाहें उन पर थी। मीडिया के कैमरे उनकी तरफ घूम चुके थे। मन्नत के पास मना करने का कोई रास्ता नहीं था। उसने कांपते हाथों से अपना हाथ रणविजय की फौलादी हथेली पर रख दिया। रणविजय उसे लेकर सीधे डांस फ्लोर के बीचों बीच में आया। रणविजय ने मन्नत की पतली कमर पर अपना हाथ रखा और उसे अपनी तरफ खींच लिया। दोनों इतने करीब थे कि मन्नत को रणविजय के दिल की तेज धड़कनें साफ सुनाई दे रही थी। रणविजय ने मन्नत के हाथ को अपने सीने पर रखा, जहां मन्नत की मेहंदी वाला हाथ उसकी शर्ट को छू रहा था। वे दोनों धीरे धीरे म्यूजिक की धुन पर थिरकने लगे। रणविजय की आंखें मन्नत के चेहरे से एक सेकंड के लिए भी नहीं हट रही थी। उसकी आंखों में इस वक्त वही पुराना जुनूनी और सनकी प्यार था जो मन्नत को डराता था। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो मन्नत, लेकिन तुम्हारी यह कशिश, तुम्हारी यह खुशबू मुझे तुम्हारा गुलाम बना देती है। रणविजय ने मन्नत के कान के पास झुककर बेहद धीमी आवाज में फुसफुसाया, परसों के बाद तुम हमेशा के लिए मेरी हो जाओगी। कोई कानून, कोई दुनिया तुम्हें मुझसे दूर नहीं कर पाएगी। मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गाल से आंसुओं की एक छिपी हुई बूंद निकलकर रणविजय के कंधे पर गिर गई। वह इस चकाचौंध के बीच खुद को दुनिया की सबसे अकेली और बेबस लड़की महसूस कर रही थी। संगीत का यह जश्न उसके लिए एक सुनहरी जेल की सजा का ऐलान था, जिससे छूटने का अब कोई रास्ता नहीं बचा था। आज वह सुबह आ ही गई जिससे मन्नत पिछले कई दिनों से भागने की कोशिश कर रही थी। शेखावत मेंशन का कोना कोना आज लाल और सुनहरे रंग के कीमती पर्दों, चमेली के ताजे फूलों और आलीशान लाइटों से जगमगा रहा था। मेंशन के मुख्य हॉल के बीचों बीच एक बहुत बड़ा और भव्य मंडप सजाया गया था, जहां देश के सबसे प्रतिष्ठित पंडित मंत्रोच्चारण की तैयारी कर रहे थे। बाहर मीडिया की गाड़ियों की लंबी कतारें थी और सुरक्षा इतनी सख्त थी कि परिंदा भी रणविजय की इजाजत के बिना अंदर कदम नहीं रख सकता था। मन्नत अपने कमरे में विशाल शीशे के सामने बैठी थी। आज वह दुल्हन के लिबास में थी। उसने गहरे लाल रंग का एक बेहद भारी और आलीशान कस्टमाइज्ड सिल्क का लहंगा पहना हुआ था, जिस पर सोने के तारों की हीरो की बारीक कारीगरी की गई थी। उसके माथे पर भारी मांग टीका, गले में कीमती हीरो का हार और हाथों में लाल रंग का चूड़ा था। लेकिन इस पूरे राजसी श्रृंगार के नीचे मन्नत का चेहरा बिल्कुल बेजान और सफ़ेद पड़ा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी हिरनी जैसी आंखों में आंसू पूरी तरह सूख चुके थे और वहां सिर्फ एक गहरी सर्द खामोशी पसरी हुई थी। उसने अपने हाथों को देखा, जहां मेहंदी का गाढ़ा लाल रंग चढ़ चुका था और उसकी हथेलियों के बीचों बीच बड़े अक्षरों में लिखा था रणविजय। नाम उसकी बर्बादी की गवाही दे रहा था। जब भी वह अपनी जगह से थोड़ी सी हिलती, उसके भारी लहंगे के नीचे दबी वह सोने की भारी ट्रैकर पायल खनक उठती। वह खनक आज उसे याद दिला रही थी कि बस कुछ ही पलों में उसकी आत्मा और उसकी पूरी जिंदगी हमेशा के लिए रणविजय सिंह शेखावत के नाम के पिंजरे में कैद होने जा रही है। तभी कमरे के भारी सागौन के दरवाजे का डिजिटल लॉक एक बार फिर गूंजा। मन्नत ने आईने में देखा। रणविजय अंदर दाखिल हुआ। 6 फीट 2 इंच की अपनी लंबी चौड़ा और रौबदार कदकाठी के साथ वह आज वाइट और गोल्डन कलर की कस्टमाइज्ड शेरवानी में किसी बेहद क्रूर लेकिन खौफनाक हद तक हैंडसम राजा की तरह लग रहा था।
उसके सिर पर लाल रंग की शाही पगड़ी और उसकी गहरी भूरी आंखों में मन्नत को इस दुल्हन के रूप में देखकर एक बेपनाह जुनूनी और मदहोश करने वाली चमक तैर गई। वह धीरे धीरे मन्नत के पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने अपने बड़े और मजबूत हाथ मन्नत के नाजुक कंधों पर रखे। आईने में उन दोनों की जोड़ी किसी अधूरी और डार्क दास्तां जैसी लग रही थी। एक तरफ चरम पर खड़ी दीवानगी थी तो दूसरी तरफ पूरी तरह से टूट चुका स्वाभिमान। आज तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही हो मन्नत। रणविजय ने मन्नत के चेहरे के करीब झुककर बेहद धीमी, भारी और मखमली आवाज में कहा, आज से तुम सिर्फ कागजों पर या इस कमरे में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सामने मेरी पत्नी बनने जा रही हो। रणविजय सिंह शेखावत की पत्नी। मन्नत ने आईने में सीधे उसकी आंखों में देखा। उसकी होठों पर एक बेहद शर्द और कड़वी मुस्कान उभर आई। पत्नी? तुम इस जबरदस्ती के रिश्ते को शादी का नाम दे रहे हो रणविजय? तुम मुझे अपनी पत्नी नहीं, अपनी जागीर बना रहे हो। याद रखना, तुम इस मंडप पर मेरे शरीर से 7 फेरे जरूर ले लोगे, लेकिन मेरी रूह तुमसे हमेशा नफरत करेगी। हर एक सांस के साथ मैं तुमसे सिर्फ नफरत करूंगी। रणविजय के चेहरे की नसें पल भर के लिए तन गई और उसकी आंखों का वो खौफनाक हिंसक रूप वापस आ गया। उसने मन्नत की पतली कमर में अपना हाथ डाला और उसे झटके से अपनी तरफ खींचा, जिससे मन्नत का सीना उसकी शेरवानी से कसकर टकराया। मैंने तुमसे पहले भी कहा था मन्नत, मुझे तुम्हारी नफरत भी कबूल है। तुम चाहे मुझसे कितनी भी नफरत कर लो, लेकिन तुम्हारी हर एक सांस पर, तुम्हारी इस धड़कन पर और तुम्हारी तकदीर पर सिर्फ मेरा हक होगा। उसने मन्नत की ठुंडी को अपनी उंगलियों में कसकर भींचते हुए कहा। पंडित जी नीचे इंतजार कर रहे हैं। अपनी इस नफरत को इस घूंघट के पीछे छुपा लो, क्योंकि अगर नीचे मंडप पर तुम्हारी आंखों से एक भी आंसू गिरा या तुमने कोई तमाशा करने की कोशिश की तो सिटी हॉस्पिटल के वार्ड नंबर 204 से तुम्हारी माँ की डेड बॉडी सीधे शमशान घाट पहुंचेगी। मन्नत का पूरा वजूद इस आखिरी धमकी के सामने एक बार फिर पूरी तरह से सुन्न पड़ गया। उसकी माँ की जिंदगी ही उसका सबसे बड़ा बंधन थी। उसने बेबसी में अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर झुका लिया। चलो। रणविजय ने उसके ठंडे और कांपते हाथ को अपनी उंगलियों में लॉक किया और उसे कमरे से बाहर ले आया। जैसे ही वे दोनों सीढ़ियों से नीचे आलिशान और खचाखच भरे हॉल में उतरे, हजारों कैमरों की फ्लैश लाइट्स और मीडिया के कैमरे उनके चेहरों पर चमक उठे। हॉल में मौजूद देश के बड़े बड़े बिजनेसमैन और मेहमान इस जोड़ी को देखकर तालियां बजाने लगे। रणविजय के चेहरे पर एक विजेता का बेपनाह गुरूर था और मन्नत उसके बगल में एक बेजान मूर्ति की तरह भारी लहंगे को संभाले कदम से कदम मिलाकर चल रही थी। दोनों मंडप के अंदर दाखिल हुए और पवित्र अग्नि के सामने बैठ गए। पंडित जी ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। अग्नि की उठती हुई लपटें मन्नत को अपनी ही खुशियों की चिता जैसी लग रही थी। रणविजय बहुत शांत और संजीदा लग रहा था। वह पंडित जी के कहे अनुसार हर एक रस्म को पूरी शिद्दत और दीवानगी से निभा रहा था। अब वधू के हाथ में वर का हाथ दीजिए, हस्त मिलाप की रस्म के लिए, पंडित जी ने कहा। रणविजय ने मन्नत का दाहिना हाथ उठाया। जैसे ही मन्नत की हथेली पर रचे बड़े अक्षरों वाले रणविजय नाम पर रणविजय का हाथ पड़ा, मन्नत का दिल बुरी तरह से रो पड़ा। रणविजय ने उसकी उंगलियों को इतनी मजबूती से थामा जैसे वह कह रहा हो कि अब छूटने का कोई रास्ता नहीं है। अब कन्यादान की रस्म। पंडित जी ने जैसे ही यह कहा, मन्नत की आंखें भर आई। उसका कोई पिता नहीं था और उसकी माँ हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत की जंग लड़ रही थी। मन्नत की इस बेबसी को देखकर रणविजय ने बिना किसी के कहे खुद ही आगे बढ़कर मन्नत के हाथ पर गंगा जल छिड़का और रस्म को आगे बढ़ाया, जिससे वहां मौजूद मेहमान उसकी इस केयर को देखकर प्रभावित हो गए। लेकिन मन्नत जानती थी कि यह केयर नहीं, उसका मुकम्मल कंट्रोल था। अब वर वधू फेरों के लिए खड़े हो जाए। पंडित जी का हुक्म गूंजा। रणविजय खड़ा हुआ और उसने मन्नत को उठने का इशारा किया। मन्नत का भारी लहंगा और उसके पैरों की वो भारी पायल उसे आगे बढ़ने से रोक रही थी, लेकिन रणविजय ने उसकी कमर पर अपना हाथ टिकाकर उसे सहारा दिया। पहला फेरा, दूसरा फेरा, तीसरा फेरा। मन्नत अग्नि के चारों तरफ घूम रही थी और हर एक फेरे के साथ उसे महसूस हो रहा था कि उसका स्वाभिमान, उसकी आज़ादी और उसकी पहचान इस आग में जलकर राख हो रही थी।
रणविजय पूरी दृढ़ता और गुरूर के साथ आगे बढ़ रहा था, जैसे वह अपनी जीत का चक्कर लगा रहा हो। 7 फेरे पूरे होने के बाद दोनों वापस अपनी जगह पर बैठ गए। अब वर वधु की मांग में सिंदूर भरे और गले में मंगलसूत्र पहनाए। पंडित जी ने सिंदूर की डिबिया रणविजय की तरफ बढ़ाते हुए कहा। रणविजय ने सिंदूर की डिबिया से चुटकी भर लाल सिंदूर निकाला। उसने मन्नत के चेहरे से घूंघट को थोड़ा ऊपर उठाया। मन्नत ने खौफ और नफरत से अपनी आंखें बंद कर ली। रणविजय ने बहुत तसल्ली से अपनी उंगली से मन्नत की साफ मांग में गहरे लाल रंग का सिंदूर भर दिया। जैसे ही वह लाल रंग मन्नत के माथे पर लगा, मन्नत के हल्के से एक दबी हुई सुबक निकल गई। वह अब कानूनी और सामाजिक रूप से हमेशा के लिए रणविजय सिंह शेखावत की बंधक बन चुकी थी। रणविजय ने उसके गले में हीरो से जड़ा भारी मंगलसूत्र पहनाया और पंडित जी ने जोर से कहा, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हैं। पूरा हाल तालियों की गूंज से भर उठा, लेकिन मन्नत के लिए वह गूंज उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी खामोशी की शुरुआत थी। रणविजय ने मन्नत के चेहरे को दोनों हाथों में भींचा और उसके माथे पर लगे उस ताजे सिंदूर के ठीक ऊपर गहराई से चूम लिया। अब तुम पूरी तरह से सिर्फ और सिर्फ मेरी हो, मन्नत रणविजय सिंह शेखावत। रणविजय ने उसके कान के पास झुककर उस चकाचौंध के बीच बेहद जुनूनी आवाज में फुसफुसाया। मन्नत ने अपनी आंखें बंद कर ली और उसके गाल से आंसुओं का एक लंबा कतरा बहकर उसकी शादी के लाल जोड़े पर गिर गया। शादी के उस भव्य और चकाचौंध से भरे तमाशे के बाद रात के करीब 12 बजे मन्नत को वापस उसी आलीशान कमरे में लाया गया था। लेकिन आज इस कमरे का नज़ारा बदला हुआ था। बेड को सफ़ेद गुलाबों और मखमली कलीदार फूलों से सजाया गया था। कमरे में जल रही खुशबूदार मोमबत्तियों की मध्यम रोशनी फर्श पर अजीब सी परछाइयाँ बना रही थी। यह मन्नत की सुहाग रात की सेज थी, लेकिन मन्नत के लिए यह उसकी खुशियाँ और उसकी आज़ादी की चिता जैसी लग रही थी। मन्नत बेड के बिल्कुल किनारे पर फर्श पर बैठ गई। उसका भारी लाल जोड़ा हीरो के जेवर और हाथों में खनकता लाल चूड़ा इस वक्त उसे लोहे की कड़ियों जैसा महसूस हो रहा था। उसने अपने दोनों घुटनों को सीने से सटाया और अपना सिर उन पर रख लिया। उसकी हथेलियों पर रचे उस गहरे लाल रंग के बीच लिखा रणविजय नाम उसे अंदर तक झकझोर रहा था। जब भी वह हल्की सी सिहरती, उसके लहंगे के नीचे बंधी वह सोने की भारी ट्रैकर पायल हल्की सी खनक पैदा करती, जो चीख चीख कर कह रही थी कि अब वह हमेशा के लिए इस पिंजरे में बंद हो चुकी है। तभी कमरे के भारी दरवाजे का डिजिटल लॉक एक बार फिर भारी आवाज के साथ खुला। मन्नत का पूरा शरीर डर के मारे अकड़ गया। उसने झटके से अपना सिर उठाया और दरवाजे की तरफ देखा। रणविजय अंदर दाखिल हुआ। उसने अपनी शेरवानी का ऊपरी कोट और सेहरा उतार दिया था। अब वह सिर्फ वाइट कलर के कस्टमाइज कुर्ते और पजामे में था। उसके बाल हल्के से बिखरे हुए थे और उसकी गहरी भूरी आंखों में इस वक्त थकावट नहीं, बल्कि एक बेहद डरावना, जुनूनी और मदहोश करने वाला नशा था। उसने दरवाज़ा पीछे से बंद किया और वह भी लॉक हो गया। वह धीरे धीरे सधे हुए कदमों से मन्नत की तरफ बढ़ने लगा। उसके जूतों की आवाज़ इस खामोश कमरे में मन्नत के दिल की धड़कनों को बढ़ा रही थी। फर्श पर क्यों बैठी हो मन्नत? रणविजय ने मन्नत के बिल्कुल करीब आकर बेहद धीमी और मखमली आवाज में पूछा। मन्नत ने नफरत से अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमा लिया और खामोश रही। रणविजय ने गहरी सांस ली। वह नीचे झुका और उसने मन्नत की दोनों नाजुक बाहों को पकड़कर उसे झटके से फर्श से ऊपर उठा दिया। मन्नत का भारी लहंगा उसके पैरों में उलझ गया और वह सीधे रणविजय के चौड़े और मजबूत सीने से जा टकराई। रणविजय की सांसों में सिगार और महंगे परफ्यूम की तेज महक घुली हुई थी, जो सीधे मन्नत के दिमाग पर असर कर रही थी। छोड़ो मुझे, मुझे मत छुओ, मुझे नफरत है तुमसे रणविजय। मन्नत ने अपने छोटे छोटे हाथों से उसके सीने पर वार करना शुरू कर दिया। वह अपनी पूरी ताकत से उसकी गिरफ्त से छूटने के लिए छटपटाने लगी। रणविजय ने मन्नत की इस बगावत पर गुस्सा होने के बजाय उसकी दोनों कलाइयों को अपने एक ही बड़े हाथ में लॉक कर लिया और उन्हें ऊपर की तरफ खींच लिया। अब मन्नत पूरी तरह से उसके शरीर से चिपकी हुई थी, बेबस। उसने अपनी आंखों का पूरा पागलपन मन्नत की आंखों में उड़ेल दिया। तुम्हारी यह नफरत ही तो मुझे सोने नहीं देती मन्नत। रणविजय ने उसके होठों के इतने करीब आकर फुसफुसाया कि उनके बीच हवा का गुजरना भी नामुमकिन था। पर तुम मेरी पत्नी हो। इस पूरे समाज और कानून के सामने तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो। अब तुम्हारी इस नफरत पर भी सिर्फ रणविजय सिंह शेखावत का हक है।
तुम सिर्फ मेरे शरीर को पा सकते हो रणविजय। तुम मेरी रूह को कभी नहीं छू पाओगे। मैं अपनी आखिरी सांस तक तुमसे सिर्फ और सिर्फ नफरत ही करूंगी। मन्नत की आंखों से गुस्से और बेबसी के आंसू बह निकले, जो उसके गालों पर लगी मेहंदी के रंग को भिगो रहे थे। रणविजय ने मन्नत के चेहरे को बहुत गौर से देखा। रोते हुए भी उसका यह मासूम चेहरा रणविजय के अंदर की दीवानगी को और ज्यादा बढ़ा रहा था। लेकिन वह कोई जानवर नहीं था जो मन्नत की लाचारी का फायदा उठाकर उसके साथ जबरदस्ती करता। उसका जुनून मन्नत के शरीर से कहीं ज्यादा बड़ा था। वह मन्नत के वजूद पर, उसकी रूह पर और उसकी रजामंदी पर अपना हक चाहता था। वह उसे जबरन झुकाना नहीं, बल्कि उसे पूरी तरह अपने वश में करना चाहता था। उसने मन्नत की कलाइयों को धीरे से छोड़ दिया। उसने लंबी उंगलियों से मन्नत के माथे पर लगे उस ताजे लाल सिंदूर को छुआ और फिर अपनी उंगली मन्नत के कांपते होठों पर रख दी। चिल्लाओ मत जान, आज हमारी शादी की पहली रात है। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी इस खूबसूरत आंखों से एक भी आंसू नीचे गिरे। रणविजय का लहजा अचानक बेहद नरम और कैरिंग हो गया, जो मन्नत को और ज्यादा खौफ से भर रहा था। मैं तुम्हारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करूंगा। मुझे तुम्हारी रूह चाहिए, और जब तक तुम खुद तड़प कर मेरी बाहों में नहीं आओगी, मैं इंतजार करूंगा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि तुम मुझसे दूर रहोगी। उसने मन्नत को अपनी बाहों में उठाया, जैसे वह कांच का कोई बेहद कीमती और नाजुक खिलौना हो, और उसे बेड के बिल्कुल बीचों बीच लेटा दिया। मन्नत ने झटके से पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन रणविजय खुद बेड पर आ गया और उसने मन्नत की पतली कमर में अपना मजबूत हाथ डालकर उसे अपने बिल्कुल करीब खींच लिया। उसने मन्नत का सिर अपने चौड़े सीने पर रख दिया और अपने दूसरे पैर को मन्नत के पैरों पर टिका दिया, जिससे मन्नत का हिलना भी नामुमकिन हो गया। रणविजय, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ो, मुझे अलग सोने दो, मन्नत ने कमजोर आवाज में सिसकते हुए कहा। चुप हो जाओ मन्नत, रणविजय ने उसके बालों में अपनी उंगलियां फेरते हुए बेहद भारी और गंभीर आवाज में कहा। अब से हर रात तुम्हारी जगह यही होगी, मेरे दिल के बिल्कुल करीब। अगर तुमने रात में मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो सुबह हॉस्पिटल से तुम्हारी माँ का वेंटिलेटर हटाने की खबर सबसे पहले तुम्हारे पास आएगी। माँ का नाम सुनते ही मन्नत का पूरा शरीर एक बार फिर से सुन्न पड़ गया। उसकी बची कुची हिम्मत ने भी दम तोड़ दिया। वह अपनी माँ की सलामती की खातिर इस जहरीले और जुनूनी आगोश में चुपचाप पड़े रहने पर मजबूर थी। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और तकियों को अपनी उंगलियों से भींच लिया। रणविजय ने मन्नत को अपने शरीर से और कसकर चिपका लिया। उसने मन्नत के माथे पर अपने होंठ टिकाए और बेहद सुकून से अपनी आंखें बंद कर ली। रात भर की उस दम घोटने वाली घुटन और बेबसी के बाद जब सुबह की पहली सुनहरी किरण शेखावत मैंसन की आलीशान और विशाल खिड़कियों से छन कर बेड पर पड़ी, तो मन्नत की आंखें धीरे धीरे खुली। उसका पूरा शरीर बुरी तरह टूट रहा था और सिर में एक असहनीय भारीपन था। होश आते ही उसे सबसे पहले अपनी कमर पर एक भारी और मौजूद फौलादी हाथ का एहसास हुआ। रणविजय अब भी गहरी नींद में था, लेकिन सोते हुए भी उसकी पकड़ मन्नत की कमर पर इतनी सख्त थी जैसे वह नींद में भी अपनी मलकियत को खोने से डर रहा हो। मन्नत ने बहुत सावधानी से रणविजय के भारी हाथ को अपनी कमर से हटाया और बेड के किनारे आकर बैठ गई। उसने बिखरे हुए बालों को समेटा और फर्श पर नजर दौड़ाई, जहां कल रात का उसका वो भारी लाल शादी का जोड़ा बेजान पड़ा हुआ था। लाल चूड़े की हल्की सी खनक कमरे के सन्नाटे को चीर रही थी। मन्नत उठी और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। जब उसने शावर के नीचे खड़े होकर खुद को भिगाया तो उसकी आंखों से आंसू का एक और सैलाब बह निकला। पानी की हर एक बूंद के साथ उसे अपनी मांग का सिंदूर और हाथों की मेहंदी चुभती हुई महसूस हो रही थी। करीब आधे घंटे बाद मन्नत बाथरूम से बाहर आई। उसने हल्के गुलाबी रंग की एक नई रेशमी साड़ी पहनी थी, जिसे वार्डरोब में पहले से ही सजा कर रखा गया था। वह आईने के सामने खड़ी होकर अपने गीले बालों को सुखा ही रही थी, तभी आईने में उसे रणविजय का अक्स दिखाई दिया। रणविजय बेड पर उठकर बैठ चुका था। उसकी गहरी भूरी आंखें नींद से हल्की लाल थी और उसका बिखरा हुआ रूप हमेशा की तरह खौफनाक लग रहा था। वह बेड से उतरा और बहुत धीमे सधे हुए कदमों से मन्नत के बिल्कुल पीछे आकर खड़ा हो गया। उसने मन्नत के हाथों से कंघी छीन ली और खुद उसके लंबे रेशमी बालों को संवारने लगा। गुड मॉर्निंग मिसेस शेखावत, रणविजय ने मन्नत के कान के पास झुककर बेहद धीमी और मखमली आवाज में कहा। उसकी आवाज की गड़गड़ाहट मन्नत की रीढ़ में एक सिरहन पैदा कर रही थी।
मन्नत ने आईने में सीधे उसकी आंखों में देखा। उसका चेहरा बिल्कुल सपाट और सर्द था। यह नाम मुझे मत दो रणविजय। मैं तुम्हारी कैदी हो सकती हूँ, लेकिन तुम्हारी पत्नी कभी नहीं बन पाऊंगी। रणविजय के चेहरे की मुस्कान पल भर में गायब हो गई। उसने साइड टेबल से सिंदूर की चांदी की डिबिया उठाई। उसने मन्नत के चेहरे को एक हाथ से कसकर पीछे की तरफ खींचा और अपनी उंगली में गहरा लाल सिंदूर लेकर मन्नत की साफ मांग में जबरदस्ती भर दिया। उसकी पकड़ इतनी सख्त थी कि मन्नत की गोरी त्वचा पर उंगलियों के लाल निशान उभर आए। जब तक ये सिंदूर तुम्हारी इस मांग में है मन्नत, तब तक तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी पत्नी हो। रणविजय ने मन्नत के होठों के बिल्कुल करीब आकर फुसफुसाया। आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म है। नीचे पूरा शेखावत खानदान और स्टाफ तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मैं चाहता हूँ कि तुम चुपचाप नीचे जाओ और रस्म को पूरा करो। याद रखना, वहाँ कोई तमाशा नहीं होना चाहिए, वरना तुम्हारी माँ के वार्ड से जो नर्स बाहर आएगी वह अच्छी खबर लेकर नहीं आएगी। मन्नत ने बेबसी में अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी माँ की जिंदगी ही उसका सबसे बड़ा पिंजरा था। उसने अपने आंसुओं को अंदर ही घोट लिया और बिना कुछ कहे कमरे से बाहर निकल गई। उसके पैर की वह सोने की भारी ट्रैकर पायल साड़ी के नीचे छुपकर हर कदम के साथ भारी खनक पैदा कर रही थी। जब मन्नत मैंसन की विशाल रसोई में पहुंची तो वहां का मुख्य सेफ और स्टाफ डरते डरते झुककर खड़े हो गए। प्रणाम छोटी मालकिन। छोटी सरकार का हुक्म है कि आज सुबह का मीठा आपके हाथों से बनना चाहिए। मन्नत ने भारी मन से चूल्हे की तरफ कदम बढ़ाया। उसने सूजी का हलवा बनाना शुरू किया। कढ़ाई में चम्मच डाल चलाते हुए उसे महसूस हो रहा था जैसे वह अपनी जिंदगी की खुशियों को राख कर रही हो। करीब 1 घंटे में नाश्ता तैयार हो गया। नौकरों ने डाइनिंग टेबल पर खाना सजाया। टेबल के मुख्य छोर पर रणविजय के चाचा और परिवार के अन्य लोग बैठे थे जो इस शादी से खुश नहीं थे, लेकिन रणविजय के खौफ के आगे किसी की कुछ बोलने की हिम्मत नहीं थी। रणविजय खुद सूट पहनकर नीचे आया और मन्नत के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गया। मन्नत ने कांपते हाथों से रणविजय की प्लेट में हलवा परोसा। रणविजय ने चम्मच से एक टुकड़ा उठाया और अपने मुंह में रखा। उसके कड़क चेहरे पर एक गहरी संतुष्टि उभर आई। बहुत स्वादिष्ट है मन्नत। रणविजय ने पूरी टेबल के सामने मन्नत का हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, आज से इस मेंशन की हर एक चाबी और हर एक फैसला तुम्हारी मर्जी से होगा। तुम इस घर की रानी हो। रणविजय के चाचा ने तंज कसते हुए कहा। रणविजय, शेखावत खानदान की बहुएं इस तरह बिना किसी खानदानी रसूख के घर में नहीं आती। तुम एक मामूली लड़की को। इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाते, रणविजय ने हाथ में पकड़ा कांच का ग्लास टेबल पर इतनी जोर से पटका कि वह चकनाचूर हो गया। कांच के टुकड़े फर्श पर बिखर गए और पूरी टेबल पर एक जानलेवा सन्नाटा पसर गया। चाचा जी, रणविजय की आवाज में एक खौफनाक दहाड़ थी जिससे हॉल की दीवारों को कपा दिया। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मन्नत मेरी पत्नी है और रणविजय सिंह शेखावत की पत्नी पर उंगली उठाने की जरूरत अगर इस खानदान के किसी भी शख्स ने की तो उसका अंजाम बहुत बुरा होगा। यह मेरी आखिरी हिदायत है। पूरा स्टाफ और परिवार के लोग खौफ से कांप उठे। मन्नत ने रणविजय की तरफ देखा। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह इंसान जो पूरी दुनिया के सामने उसके सम्मान के लिए किसी की भी जान ले सकता है, वही उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा जल्लाद कैसे बन गया। तो दोस्तों, आगे इस कहानी में क्या नया ट्विस्ट आएगा, ये जानने के लिए इस कहानी का अगला भाग जरूर सुने, जो बहुत ही जल्दी इस चैनल पर प्रसारित कर दिया जाएगा। धन्यवाद।